हे दोस्तों, स्वागत है आपका बैक टू जर्नी में। आज है हमारा मनाली ट्रैवलिंग का सेकंड ब्लॉग। और जैसे कि आपको पता है या फिर आपने देखा होगा, लास्ट ब्लॉग में हम लोग दिल्ली से चले थे। शाम को 8 बजे की हमारी बस थी और हम बस में बैठ चुके थे। और आज शाम को हम यहाँ पर जैसे कि आपको देख रहे हैं, हम कुरुक्षेत्र पहुँच चुके हैं। अभी वैसे तो हमें मनाली पहुंचना था, लेकिन बस कुरुक्षेत्र में होटल पर रुकी है, जहाँ पर 12:30 बजे के आसपास हम रात में पहुंच गए हैं। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों, मुझे ट्रैवलिंग करते टाइम वॉमिटिंग वगैरह आती रहती है, तो इस वजह से मैं होटल पर कुछ भी नहीं खाता हूँ। यानी कि ट्रैवलिंग करते टाइम कुछ भी होटल पर जो रास्ते में बस वगैरह रुकती हूँ वहाँ पर मैं कुछ नहीं खाता हूँ। बस थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने स्नैक्स में आइसक्रीम ले ली थी। करीब 60-60 रुपए का पर कॉइन पड़ा था हम लोगों को, तो हमने सिर्फ आइसक्रीम के कॉइन ही ले लिए थे। इसके बाद वापस से हमारा सफ़र शुरू हो गया। तो नाइट की मैंने कुछ वीडियो वगैरह नहीं बनाई है, वैसे भी नाइट में बिल्कुल सब कुछ धुंधला धुंधला आता। अब वापस से सुबह 4:30 बजे के आसपास हमारी बस दूसरे रेस्टोरेंट पर रुकी। जिन लोगों को फ्रेश होना था वो लोग यहाँ पर फ्रेश वगैरह हो सकते थे, और जिन लोगों को कुछ भूख वगैरह लग रही थी वो लोग यहाँ पर खाना भी खा सकते थे। तो काफ़ी सुंदर यहाँ से नज़ारे वगैरह शुरू हो गए थे। इसके बाद करीब 300 किलोमीटर हमें ट्रैवल और करना था। और जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि ये पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पर रास्ते काफ़ी घुमावदार हैं। वैसे तो रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है, हाईवे टाइप में रोड बनी हुई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उबड़ खाबड़ रास्ता आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन घुमावदार रोड की वजह से आपको वॉमिटिंग वगैरह आ सकती है। तो पहले तो मुझे पता नहीं था कि टैबलेट वगैरह से वॉमिटिंग नहीं आती है, लेकिन कुछ टैबलेट्स वगैरह मैं डाल के ले गया था यहाँ से, जो कि कुछ काम की हो सकती थी, जैसे कि नॉर्फ्लेक्स TZ वगैरह भी ले गया था, और साथ में बुखार वगैरह की भी थोड़ी बहुत टैबलेट डाल ले गया था। साथ में पेंटोप्राजोल भी ले गया था, जो कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से रहती है। क्योंकि सफ़र में क्या रहता है, अपन काफ़ी टाइम तक बैठे रहते हैं, और ये बैठने वाला सफ़र था क्योंकि इसमें स्लीपर सीटें नहीं थी, सिर्फ सीटर वाली सीटें थी, तो इस वजह से काफ़ी टाइम तक बैठे रहना था। तो हमने पेंटोप्राजोल भी रख ली थी अपने साथ में, हो सकता है गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो जाए। और साथ में हम लोगों ने ऑन्डिसिट्रोम भी डाल ली थी, जो कि वॉमिटिंग वगैरह के लिए ही होती है, लेकिन तब मुझे पता नहीं था। बाद में मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी, तब मुझे पता चला। आप चाहें तो इसकी जगह बोमिकाइंड वगैरह भी रख सकते हैं अगर आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, जिसको आप मतलब सफ़र शुरू होने से पहले करीब 1-1.5 घंटा पहले आप खा लीजिए, उसके बाद आपको वॉमिटिंग वगैरह नहीं आएगी। लेकिन मैंने जब खाई थी टैबलेट, तो उस टाइम मेरा सफ़र चल ही रहा था और मुझे वॉमिटिंग आने वाली थी। मैंने टैबलेट खाई, उसके 5 मिनट बाद ही मुझे वॉमिटिंग वापस से हो गई। उसके बाद मैंने फिर टैबलेट वगैरह नहीं खाई। हाँ, आप एक काम और कर सकते हैं। आप जो यहाँ पर ड्राइवर का कैबिन रहता है वो खाली रहता है वैसे तो, अब हो सकता है आपको यहाँ पर भरा हुआ मिले। वैसे मेरे टाइम पे खाली था कैबिन। वहाँ पर एक सीट रहती है जो विंडो के साइड में सीट रहती है, और विंडो वाली ऐसी रहती है कि खुल जाती है। वैसे भले ही AC बस हो, कोई विंडो नहीं खुलेगी, लेकिन ड्राइवर के कैबिन में जो सीट रहती है एक खाली वाली कंडक्टर साइड में, उस वाली सीट पे आप बैठ सकते हैं। अपनी मतलब विंडो को खोल सकते हैं, उस वाली विंडो को, वो ओपन हो जाती है। अगर आपको मतलब AC के सफ़र में प्रॉब्लम होती है तो आप उस वाली विंडो को खोल के बैठ सकते हैं। और चाहे तो जब उजाला हो जाए बाहर, तो आप बाहर की ब्यूटी वगैरह को, नेचर वगैरह को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि मनाली की शुरुआत में, यानी कि मनाली से 4-5 किलोमीटर पहले से ही यहाँ से इसकी ब्यूटी शुरू हो जाती है। यानी कि आपको पहाड़ की वादियाँ वगैरह नज़र आने लगेंगी। काफ़ी सुंदर आपको नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको साइड में देखने से वॉमिटिंग वगैरह आती है तो आप इस वाली सीट पर बैठ सकते हैं आगे। और जब मैं आगे आके बैठा, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया, और जब मैं आगे आके बैठा उसके बाद मुझे कोई भी वॉमिटिंग वगैरह नहीं आई। आप यहाँ पर चाहें तो दोस्तों पेंटोप्राजोल भी साथ में खा सकते हैं, बोमिकाइंड के साथ में, या फिर ऑन्डिसिट्रोम के साथ में एक पेंटोप्राजोल भी खा लीजिए। क्योंकि कभी कभार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से भी वॉमिटिंग आने लगती है, तो इस वजह से दोनों टैबलेट आप खा लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली सफ़र में। यानी कि आपको सफ़र शुरू करने से 1-1.5 घंटा पहले टैबलेट खाने हैं, दोनों एक साथ में। इसके बाद आप चाहें तो 12 घंटे बाद दोबारा से टैबलेट खा सकते हैं, क्योंकि एक टैबलेट का असर करीब 12 घंटे के आसपास चलता है। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, बस डायरेक्ट मनाली में ही रुकती है, क्योंकि मनाली में ही बस स्टॉप बना हुआ है। लेकिन आप चाहें तो कुल्लू वगैरह में उतर सकते हैं। अगर आपको उतरना है तो बस से, मतलब डायरेक्ट आपने टिकट भले ही मनाली के ले लियो, लेकिन आप कुल्लू वगैरह में उतर सकते हैं। और मतलब बस आगे दोबारा से चली जाएगी। आपको उधर रुक कर कुछ रूम वगैरह लेना है, या फिर कुछ पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग वगैरह करनी है। वैसे हम लोगों ने ये सब एंजॉय किया था, लेकिन हम लोगों ने बाद में आके ये सब एंजॉय किया था। मैं आपको बताऊंगा आगे के ब्लॉग्स वगैरह में, आपको देखने के लिए मिलेगा जब हमने राफ्टिंग की थी, कैसे हमने राफ्टिंग की थी, कैसे हमने पैराग्लाइडिंग की थी। पूरी जानकारी आपको उसके रिलेटेड भी मैं आपको दे दूंगा, कैसे सस्ते में आप राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, या फिर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ को आप देख पाएँ। वैसे दोस्तों, कुल्लू और मनाली में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 40 किलोमीटर के आसपास का अंतर है, लेकिन रेट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि होटल रूम प्राइजेस वगैरह में कुल्लू में काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे आपको, लेकिन मनाली में थोड़े बहुत महंगे मिलेंगे उससे। और जो यहाँ पर ऑटो वगैरह का चार्ज रहता है, खाना वगैरह रहता है, उन सब का भी चार्ज में आपको काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप सिर्फ घूमने के पर्पज़ से आए हैं या फिर हनीमून प्लान करके आए हैं,
तो मेरी टिप तो यही रहेगी, आप लोग मनाली में ही रुकिएगा, भले ही थोड़ा सा महंगा है लेकिन मनाली में आपको घूमने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ ट्रैकिंग वगैरह करनी है तो आप कुल्लू में रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राफ्टिंग वगैरह जैसे मैंने आपको अभी बताया, ऐसी काफ़ी सारे एडवेंचर स्पोर्ट वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और काफ़ी रीजनेबल प्राइस वगैरह रहेगी। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कितनी सारी वादियाँ हैं, हरियाली हरियाली है। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको हो सकता है दूर से बर्फ़ भी देखने के लिए मिल जाए, यानी कि पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जो होगी वो आपको सफ़ेद सफ़ेद चादर की तरह दिखाई देगी पहाड़ों के ऊपर। वैसे मुझे तो दिखने लगी थी। अब कई लोग बताते हैं कि हम लोग गए तो उस टाइम बर्फ़ वगैरह कुछ नहीं दिख रही थी। मतलब मैं जिस बस में बैठा था तो जब मैं आगे बैठ के ये सब रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मैंने ड्राइवर से भी थोड़ी बहुत बात की थी। उन्होंने बताया था कि कल भी या परसों के टाइम पे जब मैं आया था यहाँ पर तो मुझे बर्फ़ यहाँ पर नहीं दिख रही थी, लेकिन आज बर्फ़ की चादर मुझे पहाड़ों के ऊपर दिख रही है। तो हो सकता है 1-2 दिन पहले ही बर्फ़ गिर गई हो, यानी कि जो ड्राइवर मेरे साथ आया था बस में, वो जब आया था उस टाइम उसको बर्फ़ नहीं मिली थी, लेकिन मैं आया तो उस टाइम हम लोगों को बर्फ़ देखने के लिए मिल गई पहाड़ों के ऊपर, मतलब दूर से हम लोगों को देखने के लिए मिल गई। अब दोस्तों, जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा है, ये है ग्रीन टैक्स बैरियर, जहाँ पर आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ता है। ये आपको मनाली की स्टार्टिंग में मिल जाएगा। अगर आप मनाली के अंदर जाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कार वगैरह से आए हैं या फिर अपनी पर्सनल बाइक से आए हैं, तो आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। तो बाइक के लिए यहाँ पर 100 रुपये ग्रीन टैक्स लगता है। LMB यानी कि लाइट मोटर व्हीकल के लिए यहाँ पर 200 रुपये ग्रीन टैक्स लगता है। पैसेंजर व्हीकल, अगर आपके पास कोई बड़ी पैसेंजर व्हीकल है तो उसके लिए 300 रुपये ग्रीन टैक्स आपको देना पड़ता है। और गुड्स व्हीकल यानी कि जो बड़े वाले व्हीकल आते हैं, बस वगैरह आती हैं, उसके लिए 500 रुपये ग्रीन टैक्स यहाँ पर देना पड़ता है। अब मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स तो ये भी सोच रहे होंगे मैं अपनी पर्सनल कार से क्यों नहीं मनाली घूमने आया। तो दोस्तों, इसके पीछे कुछ कारण है। एक तो मेरे साथ 4 लोग थे, जिसमें से अकेला ड्राइवर मैं ही था, यानी कि मैं ही सिर्फ कार वगैरह चला सकता था, और मैं अकेला अगर कार चलाता तो इतनी जल्दी ये सब चीज़ें नहीं घूम पाता। और दूसरी बात कि कार की देखभाल भी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि हर जगह कार के लिए टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। यहाँ पर हमने एक बार पेमेंट कर दी और हम डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। और तीसरी बात, ये पहाड़ी एरिया है, मुझे यहाँ की ज़्यादा नॉलेज नहीं है कैसी क्या ड्राइविंग यहाँ पर करनी है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर कार से नहीं आया। और आप रोहतांग वगैरह जाएंगे, क्योंकि मुझे पता था मनाली में अभी हो सकता है बर्फ़ देखने के ना मिले, तो रोहतांग वगैरह जाना पड़ेगा। तो रोहतांग के लिए हम लोगों को अलग से उसका टैक्स वगैरह कटवाना पड़ता है। अगर हम पर्सनल कार से आते हैं तो उसके लिए मुझे परमिट वगैरह अलग से बनवाना पड़ता। तो यही कुछ कारण थे, इस वजह से मैं अपनी पर्सनल कार से नहीं आया। इसके बाद दोस्तों, आपको सामने ही माल रोड का बोर्ड नजर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इसके बना हुआ है बस स्टॉप। मनाली का प्राइवेट बस स्टॉप है ये, यहाँ पर प्राइवेट बसें सभी आके रुकती हैं, यानी कि जितनी भी वोल्वो बस वगैरह आती है सभी यहीं पर आके रुकती हैं। हम लोगों ने अपना सामान वगैरह निकाला बस से, जैसे कि हम लोगों ने बताया था, नीचे डिग्गी में रखवा दिए थे बड़े बड़े जितने भी बैग थे, लेकिन छोटे वाले बैग हम लोगों ने बस में ही रख लिए थे। तो करीब 2 बैग मेरे पास थे, 2 बैग रोशन के पास थे। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, हम लोगों का वहाँ पर एक दोस्ती भी हुई थी एक कपल से, जिसका नाम सागर था और कामनी था। तो वो लोग भी पहली बार ही घूमने आए थे, तो उनको भी ज़्यादा अंदाजा नहीं था, और हम लोग भी पहली बार गए थे तो हम लोगों को भी ज़्यादा अंदाजा नहीं था। इसके बाद हम तीनों कपल मिलकर रूम वगैरह ढूंढने लगे। तो हम लोग पहुँच गए माल रोड पर अपना सामान लेकर। ऑटो वगैरह से चार्जेस वगैरह पूछे तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस वगैरह बता रहे थे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट, मतलब ज़्यादा दूर तो था नहीं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, लेफ्ट साइड में माल रोड थी और राइट साइड में बस स्टॉप था। तो हम लोगों ने अपना सामान उठाया और माल रोड पर निकल आए रूम ढूंढने के लिए। काफ़ी जगहों पर रूम ढूंढने के बाद दोस्तों हम लोगों को ये वाला रूम मिला है। मैं आपको बता दूंगा पूरी स्टोरी कैसे आपको रूम ढूंढना है। काफ़ी महंगे महंगे माल रोड पर रूम मिल जाते हैं, लेकिन माल रोड से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर आगे हम लोगों को होटल सिल्वर मून मिला, जहाँ पर एक रूम का हम लोगों को चार्ज पड़ा 1000 रुपये, यानी कि सिंगल कपल के लिए यहाँ पर 1000 रुपये हम लोगों को चार्ज देना पड़ा। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी बार्गेनिंग वगैरह चलती रहती है, तो यहाँ पर लोग 4-4 हज़ार 2,500 रुपये चार्जेस वगैरह बताते हैं, लेकिन आप यहाँ पर अपने चार्जेस वगैरह अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम करवा सकते हैं। नहीं तो आप दूसरे होटल वगैरह को देख सकते हैं जहाँ पर थोड़े बहुत चार्जेस आपके अकॉर्डिंग हों। काफ़ी ज़्यादा होटल वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर घर पर ही होटल्स खोल रखे हैं, मतलब PG वगैरह कुछ टाइम में खोल रखे हैं। जब हम माल रोड पर घूम रहे थे, होटल वगैरह तलाश रहे थे, तो वहाँ पर एक दलाल टाइप में मिल गया था, जो कि मतलब होटल रूम्स वगैरह दिलवाता था। तो माल रोड पर तो सभी होटल हम लोगों को 2,500-3 हज़ार के आसपास मिल रहे थे, 3,500 हज़ार के आसपास मिल रहे थे पर रूम के हिसाब से, लेकिन उसने बोला कि हम 1300 में दिलवा देंगे आपको। तो हम तीनों कपल ऑटो वगैरह करके वहाँ पर पहुँचे। तो भैया यहाँ पर ऑटो वाले भी काफ़ी ज़्यादा चार्जेस वगैरह मांगते रहते हैं। करीब 1.5 से 2 किलोमीटर हमारा, मतलब जहाँ पर हमें वो दलाल मिला था वहाँ से रूम दूर था, मतलब होटल दूर था, होटल सिल्वर मून। तो वहाँ से ऑटो वाला करीब एक ऑटो का मांग रहा था 150 रुपये।
मतलब 200 रुपये मांग रहा था, बार्गेनिंग करने के बाद 150 रुपये तक आया। तो हमने 2 ऑटो बुक किए क्योंकि हमारे पास लगेज वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा था। हम 3 कपल थे और हम तीनों कपल के पास करीब 2-2 बैग थे, जिसमें से एक बैग बड़ा था और एक बैग छोटा था। तो हम लोगों ने ऑटो बुक किया और होटल सिल्वर मून पर पहुँच गए। वहाँ पर उसने दलाल ने पहले से ही बात कर ली थी फ़ोन वगैरह पर। तो हम लोगों ने क्या किया, मतलब उधर पर जाके बात की और उसके आसपास के होटल वगैरह भी देखे। तो हम लोगों को 1000 रुपये में उससे अच्छे रूम वगैरह मिल गए। मतलब होटल सिल्वर मून हम लोगों को नहीं था, होटल सिल्वर मून के जस्ट बगल वाला नया एक होटल बन रहा था। तो उधर से हमने बात की तो उन्होंने बोला कि हम 1000 रुपये में ही लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको टेंशन मत लें। तो 1000 रुपये में हम लोगों को रूम मिल गए वहाँ पर। और रूम काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि आपको कंडीशन वगैरह नज़र आ रही है। ये रूम में LCD वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ड्रेसिंग टेबल भी थी, बेड भी काफ़ी नया था क्योंकि ये नया ही होटल बना हुआ था। और इसमें अलमीरा वगैरह भी थी। हम लोगों ने अपना सभी सामान अलमीरा में भर दिया और एक रूम और था इसमें अटैच में, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। वहाँ पर भी एक बेड लगा हुआ था, सिंगल बेड, और डबल बेड दूसरे रूम में था। और फ्रेश रूम भी काफ़ी अच्छा था, गीज़र वगैरह यहाँ पर लगा हुआ मिल गया था हम लोगों को, क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा आता है। तो आप देख लेना होटल में गीज़र लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है, बिना गीज़र के तो आप यहाँ पर नहा भी नहीं पाएंगे। हम लोग सफ़र करके काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, लेकिन भूख उससे भी ज़्यादा लग रही थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया पहले हम फ्रेश वगैरह हो आते हैं, मतलब तैयार हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं, पास में कोई रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढते हैं अच्छा सा और उसमें खाना वगैरह खाते हैं। तो तैयार होने के बाद हम लोग जब मार्केट में निकले तो काफ़ी सारे हम लोगों को रेस्टोरेंट वगैरह मिले, लेकिन जो हमें सबसे सही है और अच्छा रेस्टोरेंट लगा सीसर रेस्टोरेंट, जो कि हमारे रूम से करीब 300 से 400 मीटर आगे था। तो हम लोग उसी रेस्टोरेंट पर पहुंच गए। खाना यहाँ का दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, करीब सब्जी 250 से 300 रुपये से नीचे कोई आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। मतलब मैं अगर अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो सब्जी 150 रुपये में मिल जाती है वो यहाँ पर 300 साढ़े 300 रुपये में मिलेगी। और जो सब्जी यहाँ पर हमारी डिस्ट्रिक्ट में 190 रुपये में मिल जाती है आपको फुल प्लेट, वो वहाँ पर जाकर आपको 200 रुपये के आसपास या फिर 170 रुपये के आसपास पड़ेगी। तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। अगर मैं चपाती और रोटी की बात करूँ तो हमारे आसपास के जो अच्छे होटल बने हुए हैं उनमें मिल जाती है करीब 10 से 15 रुपए की, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 20 से 25 रुपए 30 रुपए के आसपास थी, वो भी अलग अलग तरीके की थी। तो इस वजह से आपको देख लेना है। ये होटल हमें अच्छा लगा, खाना भी इसका अच्छा था और भीड़ भाड़ काफ़ी लगी हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा इसमें ही खा लेते हैं। यहाँ पर सभी रेस्टोरेंट और होटलों में दोस्तों एक खासियत और है, अगर आप प्योरली वेजिटेरियन हैं और आपको मतलब चिकन देख के भी उल्टी सी आ जाती है तो आप मुश्किल ही है यहाँ पर खाना खा पाएँ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सभी रेस्टोरेंट और सभी होटल्स में आपको चिकन देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर सभी जितने भी होटल्स हैं वो वेजिटेरियन भी खाना बनाते हैं और नॉन वेज भी खाना बनाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ होटल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ नॉन वेज बनाते हैं, लेकिन जितने भी वेजिटेरियन यहाँ पर होटल देखने के लिए मिलेंगे वो सभी नॉन वेज ज़रूर बनाते होंगे। यानी कि यहाँ पर जो सर्दी वगैरह ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ वगैरह ज़्यादा गिरती है, तो इस वजह से ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर नॉन वेज वगैरह ज़्यादा बनता रहता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग भी चिकन वगैरह नहीं खाते हैं, तो हम लोगों ने पहले ही होटल वालों से बात कर ली थी, तो उन्होंने बोला था कि ये नॉन वेज के लिए ऊपर पोर्शन बना रखा है हम लोगों ने, वहाँ पर अलग पकाते हैं नॉन वेज, और नीचे हम लोग जितना भी खाना पकाते हैं वो सब वेज वालों के लिए पकाते हैं। तो हम लोगों ने मतलब वेज वाले में ही खाया था, क्योंकि हम लोग भी नॉन वेज वगैरह नहीं खाते हैं। यहाँ की दोस्तों एक खास बात और है, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर लोगों ने अपने अपने घरों में रेस्टोरेंट वगैरह खोल के रखे हैं छोटे छोटे, और उस पर कोई भी नाम वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कुछ रेस्टोरेंट पे आपको नाम देखने के लिए मिल जाएगा, उनका कुछ नाम वगैरह डाल रखा है उन्होंने रेस्टोरेंट का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट यहाँ पर ऐसे भी बने हुए हैं जहाँ पर आपको कोई भी नाम देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस जब आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे थोड़ी बहुत भीड़ लगी हुई है और आपको मेनू कार्ड वो आपको दे देंगे और उसमें रेट वगैरह लिखी हुई, आप ऑर्डर कर दीजिएगा। और टेस्ट तो ये मान के चलिए यहाँ पर ज़्यादा खास टेस्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा किसी भी रेस्टोरेंट में, लेकिन जहाँ पर हमने खाना खाया सीसा रेस्टोरेंट,
उसका खाना थोड़ा बहुत अच्छा था। और इसके बाद हमने एक जगह और देखी, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। जहाँ पर हमने खाना खाया वो भी हमारे होटल के जस्ट सामने ही था, मतलब वो रेस्टोरेंट हमारे होटल के सामने था और ये वाला थोड़ा दूर था, लेकिन हम दूर वाले पे चले गए, लेकिन उस पर नहीं खाया था उस टाइम हमने। लेकिन बाद में नाइट में हमने जब उस पर खाना खाया तो उसका खाना भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, हर होटल पर आपको नॉनवेज वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। तो नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो आपको हो सकता है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खाना वहाँ का लगे, क्योंकि नॉनवेज वहाँ पर ज़्यादातर बनता रहता है। लेकिन हम लोग वेजिटेरियन थे, तो वेजिटेरियन हो सकता है वो लोग ज़्यादा नहीं अच्छा बना पाते हो, इस वजह से हम लोग को ज़्यादा टेस्टी वहाँ पर खाना नहीं लगा। और यहाँ पर अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले अपना ऑर्डर देना पड़ेगा। उसके बाद 1.5 से 2 घंटा लगता है खाना तैयार होने में। वेजिटेरियन खाना जो बनता है, नॉनवेज की मुझे जानकारी नहीं है कितना टाइम लगता है, लेकिन वेजिटेरियन खाना तैयार होने में करीब 1.5 से 2 घंटे लग जाता है। हमने यहाँ पर 4 से 5 रेस्टोरेंट में खाना खाया, मतलब पर डे अलग अलग रेस्टोरेंट में दोनों टाइम। तो हमने ऐसे करके 4 से 5 रेस्टोरेंट में खाना खाया। लेकिन हमें जो मतलब एक ही चीज़ देखने के लिए यहाँ पर मिली कि खाना देर से बनता है, मतलब 1 से 1.5 घंटा पहले, 1.5 से 2 घंटा पहले आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। उसके बाद खाना आपका तैयार होकर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आपको पता है, थक चुके थे और खाना खा के वापस आए हम लोग रूम पर और 2 से 3 घंटे आराम किया। इसके बाद हम लोग निकले माल रोड के लिए, यानी कि माल रोड जो कि यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर थी। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पैदल ही वहाँ पर जाएंगे रास्ते में घूमते हुए। और हम लोगों को ट्रैवल्स पर जानकारी भी लेनी थी कि कैसे क्या यहाँ पर घूमने के चार्जेस रहते हैं, कैसे कैसे हम यहाँ पर घूम सकते हैं, सबसे पहले क्या घूमना सही रहेगा या फिर कहाँ पर हम घूमने जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को भी ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। हम लोग यहाँ पर बर्फ़ देखने के लिए आए थे, लेकिन हम लोगों को मनाली में बर्फ़ देखने के लिए नहीं मिली। तो हम लोगों ने जाते जाते ट्रैवल्स पर बात की, 2-3 ट्रैवल्स पर पूछे, रेट वगैरह वहाँ कर लिए। तो सबने ये बताया कि सबसे पहले तो हम लोगों को अगर बर्फ़ देखनी है तो हम लोगों को रोहतांग जाना पड़ेगा। और रोहतांग के लिए हम लोगों ने जो गाड़ी बुक की थी, क्योंकि हम लोग 6 लोग थे और एक ड्राइवर मिलाकर टोटल 7 लोग हो रहे थे, तो हम लोगों ने थोड़ी बड़ी गाड़ी बुक की थी। तो हमारी गाड़ी पड़ी थी करीब 5500 रुपये की। और उनसे हमने ये भी बात कर ली थी कि जैसे हम लोगों ने ये गाड़ी की तो वो हमें क्या क्या चीज़ें घुमाएगी। तो उन्होंने बताया था कि अटल टनल आपको दिखाएगी, रोहतांग वगैरह घुमाएगी, और भी जो रास्ते में जितने भी व्यू पॉइंट वगैरह मिलेंगे तो वो भी आपको दिखाते हुए तब लेकर आएंगे, वापस यहीं पर रूम पर छोड़ देंगे। इसके बाद ट्रैवल्स वाले को 500 रुपये एडवांस देकर हम लोग चले गए माल रोड घूमने के लिए। रास्ते में आपको बीच बीच में यहाँ पर सेव, नाशपाती, आड़ू वगैरह के पेड़ देखने के लिए मिल जाएंगे। आप यहाँ पर तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी जानवर रहेंगे, यानी कि जो यहाँ पर डॉग वगैरह रहते हैं, उनके बाल कितने बड़े बड़े आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये एक डॉग मेरे सामने मस्ती कर रहा था यहाँ पर आकर, तो हम लोगों ने सोचा उसकी वीडियो वगैरह बना ली जाए। और कुछ हमने एप्पल वगैरह भी यहाँ पर तोड़ के खाए, जो मतलब कोई रोक नहीं रहा था। हम लोगों ने देखा कि कोई रोक नहीं रहा है, तो थोड़े बहुत हमने एप्पल तोड़ के खा लिए। इसके बाद हम लोग माल रोड के लिए आगे बढ़े और रास्ते में हमें ये बेस नदी देखने के लिए मिली। रिवर के साइड में एक लोहे का फुटपाथ भी बना हुआ है, जिसपे आप चाहें तो चल के जा सकते हैं अगर आपको रोड पर नहीं चलना है, क्योंकि रोड पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ निकलती रहती हैं। तो आप चाहें तो इस फुटपाथ का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप जब दोस्तों ब्रिज क्रॉस करेंगे तो आपको शनि मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा जब आप माल रोड की तरफ जाएंगे। लेकिन माल रोड पर जाने से पहले हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग नीचे नदी पर उतर के देखते हैं थोड़ा सा, मतलब पानी में नहीं जाएंगे क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो हम लोगों ने डिसाइड किया यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे और थोड़ा बहुत घूमेंगे। काफ़ी ठंडा पानी था, हम लोगों ने थोड़ा सा पैर यहाँ पर डाल के देखा। काफ़ी सेफ्टी यहाँ पर रखनी पड़ती है क्योंकि बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहता है दोस्तों यहाँ पर। करीब 5:30 बजे के आसपास दोस्तों हम लोग रूम से निकले थे घूमने के लिए और करीब 45 मिनट के आसपास हम लोगों ने एंजॉय किया यहाँ पर। इसके बाद हम लोग माल रोड के लिए निकले। अब दोस्तों माल रोड की वीडियो मैं अगले ब्लॉग में डालूंगा। आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है,
मेरे इस ट्रैवलिंग ब्लॉग की सीरीज में दोस्तों आपको आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अगर आप मनाली कुल्लू वगैरह घूमना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग की सीरीज में देखने के लिए मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। और हम दोस्तों आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे वापस से हर वेडनेसडे और हर संडे सुबह 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर।